ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ये वीडियो एसएस राजामौली के सिर्फ 3 मूवी को देख के ही बना रहा हूं। पर तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने इनके तीनों मूवीज को देखने के बाद इतने सारे पॉइंट नोट किए हैं जो बाकी अदर यूट्यूबर की वीडियो में नहीं है। पहला पॉइंट है मूवी स्टार्ट विथ प्रॉब्लम। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक पॉइंट बताया था कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म की शुरुआत एक ऐसे एक्शन से करते हैं जो कहानी को पीक पर ले जाता है। ठीक इसी तरह राजामौली भी अपनी फिल्म की शुरुआत एक ऐसे प्रॉब्लम से करते हैं जो विलन के मौत का कारण बनती है। समझना मेरी बात कि राजामौली अपनी फिल्म की शुरुआत एक ऐसे प्रॉब्लम से करते हैं जो विलन के मौत का कारण बनती है। और कई मूवीज में तो ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम में ही विलन मर जाता है। और तुम्हारे चेहरे का कंफ्यूजन साफ बता रहा है कि ये पॉइंट तुम्हारे ऊपर ऊपर से गया। अगर ऐसा हुआ है तो भाई आओ मैं इसे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो RRR फिल्म की शुरुआत में ही कहानी का मेन प्रॉब्लम दिखाया जाता है जो विलन के मौत का कारण बनती है। अगर तुम सोच रहे हो कि मल्ली को उठा ले जाना ही इस कहानी का मेन प्रॉब्लम है तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मल्ली को उठा ले जाना मेन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेन प्रॉब्लम है इस कहानी के विलन का बिहेवियर या मूवमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। अब इसे दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो मक्खी का शुरुआत सीन देखो, जहाँ मेन विलन एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है और यही बिहेवियर इसके मौत का कारण बनती है। लेकिन बाहुबली 2 में इससे थोड़ा सा अलग होता है, जहाँ फिल्म की शुरुआत उस अग्निकुंड से होती है जिसमें विलन जल के भस्म हो जाता है। तो इस पॉइंट को समझाने से मेरा मतलब ये था कि एसएस राजामौली अपनी फिल्म की शुरुआत एक ऐसे प्रॉब्लम से करते हैं जो विलन के मौत का कारण बनती है, या फिर वो प्रॉब्लम खुद मौत बन जाती है। आई होप इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। एसएस राजामौली की फिल्म और सीन दोनों 3 एक्ट स्ट्रक्चर वाले रूल को फॉलो करते हैं। समझना मेरी बात को कि फिल्म और सीन दोनों ही फॉलो करते हैं। और फिल्म का तो समझ आ ही रहा होगा, लेकिन सीन कैसे 3 एक्ट स्ट्रक्चर वाले रूल को फॉलो करती है, आइए समझते हैं। तो बाहुबली द बिगिनिंग में एक सीन है, ये झरने पर चढ़ने वाला सीन। इस सीन के शुरुआत में शिवा बार बार झरने के ऊपर चढ़ने का ट्राई करता है, लेकिन विफल हो जाता है। और यही पॉइंट इस सीन को सेटअप कर रहा है, जहाँ झरना और शिवा दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि झरना कितना बड़ा है और शिवा कितना जिद्दी है। और इसी सेटअप वाले पॉइंट के बाद कॉन्फ्रोंटेशन वाला पॉइंट आता है, जहां शिवा शिवलिंग को उठा लेता है। और कॉन्फ्रोंटेशन का मतलब होता है टकराना, जहां इस सीन में शिवा भगवान शिव से टकरा रहा है। और अंत वाले पॉइंट पर यह रिजल्ट निकलता है कि झरने पर शिवा चढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही बाहुबली 2 का पहला सीन 3 एक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है, जहाँ सीन के शुरुआत में ही बता दिया जाता है या फिर सेटअप किया जाता है कि शिवगामी को बिना किसी बाधा में उस मंदिर तक जाना है। और यही पॉइंट सिचुएशन, मंदिर और शिवगामी तीनों चीज को सेटअप करता है। लेकिन अगले ही पॉइंट पे एक हाथी जो गुस्से से शिवगामी की ओर दौड़ते हुए आता है, और तभी इसी मूवमेंट पे अमरेंद्र बाहुबली गणेश जी की मूर्ति को लेके आते हैं और हाथी का गुस्सा शांत करते हैं। यही पॉइंट रिजोल्यूशन वाला पॉइंट है। और ऐसे ही इनके लगभग सारे फिल्मों के सीन 3 एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते ही हैं। तो एसएस राजामौली की कहानी चाहे लीनियर हो या फिर नॉन लीनियर, इनके स्टोरी का सेटअप स्लो ही होता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप इस चीज से समझो कि कहानी का जो मेन पर्पस होता है उस चीज के बारे में कहानी के बीच में ही बताया जाता है, और इसी मेन पर्पस से पहले स्टोरी का सेटअप ही चलते रहता है। जैसे RRR, इस मूवी के कहानी का मेन पर्पस क्या है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। यही कि स्कॉट बक्सन को मारना और उसके अत्याचार को खत्म करना। और कहानी के इसी मेन पर्पस को 2 एंगल से दिखाया गया है, एक रामचरण के एंगल से और दूसरा NTR के एंगल से। और इस हिसाब से कहानी का मेन पर्पस शुरू होता है 33 मिनट के बाद, और इससे पहले स्टोरी का सेटअप ही चलते रहता है। वहीं बाहुबली द बिगिनिंग में कहानी का मेन पर्पस होता है कि देवसेना को मुक्त करना, पर यह चीज सिर्फ शिवा के हाथ में ही पॉसिबल होगा। और देवसेना के बारे में शिवा को कब पता चलता है, वही 1 घंटे 10 मिनट के बाद, और इससे पहले स्टोरी का सेटअप ही चलते रहता है। और मैं इस पॉइंट से ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि एसएस राजामौली का कहानी का सेटअप बहुत स्लो होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एसएस राजामौली अपने स्टोरी का सेटअप इतना स्लो क्यों करते हैं। इसका जवाब है कि ऑडियंस के सामने इनको बहुत सारी चीजों को रखना होता है, चाहे हीरो हो, विलन हो, विजुअल हो या फिर वर्ल्ड बिल्डिंग हो। इवन ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी अच्छे से दिखाते हैं, जिसकी वजह से स्टोरी सेटअप करने में टाइम लग जाता है। पर इसी के साथ एक और सवाल ऐड हो जाती है कि जब ये अपनी स्टोरी का सेटअप स्लो करते हैं तो ऑडियंस बोर क्यों नहीं होती, और इसका जवाब मैं अगले पॉइंट में दूंगा। तो एसएस राजामौली अपने फिल्म के हर 5, 10, 15 मिनट के बाद एक हाई एंड लो पॉइंट क्रिएट करते हैं, जिससे ऑडियंस का एक्सप्रेशन सेम नहीं रहता और वो बोर नहीं होते। अगर ऑडियंस कभी हाई पॉइंट में है तो वो एंजॉय करेगी, तालियां मारेगी, सीटी बजाएगी। फिर वही 5, 10, 15 मिनट के बाद ऑडियंस लो पॉइंट में जाएगी तो वो रोने लग जाएगी या इमोशनल हो जाएगी। और ये हाई एंड लो पॉइंट के बारे में कोई ना कोई यूट्यूबर आपको बता चुका होगा, लेकिन आओ इसे मैं डेप्थ में समझाता हूँ। तो RRR मूवी को ही देख लो, जहाँ फिल्म की शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन
लेकिन जैसे ही मल्ली को उठा ले जाते हैं तो ऑडियंस लो में चली जाती है और यहाँ पर इमोशनल भी हो जाती है। एंड जैसे ही रामचरण की एंट्री होती है 5-10 मिनट के बाद, तब ऑडियंस इंजॉय करती है मूवी। और ऐसे हाई एंड लो पॉइंट पूरे मूवी भर में आते रहते हैं जो ऑडियंस को कभी बोर नहीं होने देते। लेकिन सिर्फ RRR में ही नहीं बल्कि इनके सारे मूवीज में ये हाई एंड लो पॉइंट होता ही है। SS राजामौली अपने फिल्म के कहानी के शुरुआत में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले पॉइंट में बताया, इसी से ये इमोशन पैदा करते हैं। चाहे वो प्रॉब्लम मल्ली को उठा ले जाने वाला हो या फिर अमरेंद्र बाहुबली के मरने वाला हो, इन सब सिचुएशन से SS राजामौली इमोशन पैदा करते हैं। इमोशनली कनेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो SS राजामौली अपने फिल्म के अंदर जब भी किसी कैरेक्टर को दिखाते हैं, चाहे वो कैरेक्टर कोई भी हो, साइड कैरेक्टर हो या फिर मेन कैरेक्टर हो, ये सारे कैरेक्टर्स अपने लोकेशन से या स्टोरी के प्रॉब्लम से या फिर कहानी के कोई न कोई एलिमेंट से इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। समझना मेरी बात को कि कैरेक्टर लोकेशन हो या कहानी का मेन प्रॉब्लम हो या फिर कहानी का कोई भी एलिमेंट हो, इससे इमोशनली कनेक्टेड रहता है। और इसके लिए आप कटप्पा को ही देख लो, जहां वो अपने पूर्वजों के वचन के खातिर माहेशमती साम्राज्य की रक्षा कर रहा है और इससे इमोशनली कनेक्टेड भी है वो। या फिर आप RRR में राम और भीम को ही देख लो, जहाँ दोनों कहानी के मेन प्रॉब्लम से इमोशनली कनेक्टेड है। या फिर देवसेना इस विश्वास में है कि उसका बेटा एक दिन आएगा और उसे छुड़ा के ले जाएगा, और ये इसी विश्वास से इमोशनली कनेक्टेड है। और यही विश्वास कहानी का ही एक एलिमेंट है। तो SS राजामौली के फिल्मों में एक चीज जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है पे ऑफ। अब पे ऑफ क्या है, इसका यूज कैसे होता है, आओ समझते हैं इसे। तो देखो, सिनेमा के अंदर किसी भी चीज को पावरफुल तरीके से दिखाने से पहले उस चीज का सेटअप किया जाता है और सेटअप करने के बाद उस चीज का अच्छे से यूज होता है और इसी चीज को पे ऑफ कहते हैं। तो मान लो अगर किसी भी फिल्म में कोई हीरो तीर अंदाजी सीख रहा है तो क्लाइमेक्स में इसी तीर अंदाजी से कोई इम्पॉसिबल काम को करेगा ही, और ऐसा करने से ऑडियंस का सेटिस्फाइड वाला एक्सप्रेशन मिलता है, जैसे लियो में मिला। मतलब किसी को आइडिया भी नहीं था कि जिस लकड़बग्घे को हीरो शुरू में पकड़ता है, वो लकड़बग्घा लास्ट में हीरो के फैमिली का जान बचाता है, और यही चीज पे ऑफ है। और ठीक ऐसा ही SS राजामौली भी अपने फिल्म के अंदर बहुत सारे पे ऑफ का यूज करते हैं। जैसे RRR में मुझे 2 पे ऑफ याद आ रहे हैं। पहला पे ऑफ ये कि पूरी मूवी भर में NTR बाइक चलाते हुए दिखे और रामचरण घोड़ा चलाते हुए दिखे, और इसका पे ऑफ लास्ट में होता है जब ये दोनों विलन को मारने जाते हैं घोड़ा और बाइक से। ठीक ऐसे ही आपने दूसरा पे ऑफ को तो देखा होगा लेकिन नोटिस नहीं किया होगा। तो दोस्ती सॉन्ग के बीच में NTR रामचरण को अपने कंधे पर बैठा रहे हैं, और इसका पे ऑफ तब होता है जब क्लाइमेक्स आता है। तो SS राजामौली के फिल्मों में स्टोरी सेटअप होने से पहले कैरेक्टर का सेटअप हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी को बाद में ये ना लगे कि इतनी बड़ी मूर्ति को बाहुबली कैसे हैंडल कर सकता है। इसीलिए राजामौली जिस कैरेक्टर को जितना पावरफुल दिखाना है या जितना शक्ति देना है, उसे स्टोरी के सेटअप होने से पहले ही दिखा देते हैं। जैसे अगर महेंद्र बाहुबली को इतनी बड़ी मूर्ति को उठाना है तो इसे सेटअप करने के लिए कोई ना कोई चीज को उठाते हुए दिखाना है, जिसके लिए वो शिवलिंग को उठाते हुए दिखाए हैं। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है विजुअल क्लियरिटी। अगर तुम SS राजामौली के सारे फाइट सीन या नॉर्मल सीन को देखो तो इनके हर सीन के विजुअल में दिखाए गए सारे चीजों का क्लियरिटी होता है। अगर फाइट सीन में एक छोटा सा पत्थर भी गिर रहा है तो उसे दिखाना ही है। अगर कहीं धमाका हुआ है और धमाके से कोई बंदा उड़ रहा है तो उसे भी दिखाना है, ताकि बाद में ये सवाल ना रहे कि ये बंदा आया कहाँ से, यहाँ का पत्थर कहाँ गया, ये वगैरह वगैरह। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझसे क्या गलती हुई है वो भी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।